बेटा पहली हेडिंग थी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब पहले थोड़ी बात समझो, बात क्या थी कि जब क्या होता है कि जैसे हम लोग चुम्बक रख देते हैं तो चुम्बक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुम्बक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं या क्रियाशील होती हैं। या हमें यहाँ एक लोहे का छीलन रख दें तो अब देखते हैं कि चुम्बक के कारण ये चुम्बक यहाँ पे रखा है, इस चुम्बक के कारण ये एक बल का अनुभव करता है। कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये जो बल का अनुभव कर रहा है, ये जो ऐसे गुण उत्पन्न कर रहा है, इसको हम चुंबकत्व का गुण कहते हैं। यह किसके कारण कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण? अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रख देंगे तो ये किसी भी तरह के बल का अनुभव नहीं करेगा। अब यार जैसे ये चुम्बक की ये गुण थे या चुम्बक के गुण जो प्रदर्शित हो रहे थे, ऐसे गुण और देखने को मिलते हैं एक जगह, जिसको हम कहते हैं धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो 1819 ईस्वी में वैज्ञानिक ने एक प्रैक्टिकल करा। एक कंपास सुई ली, यानी चुंबकीय सुई, और एक कॉपर की तार रखी। इन्हें पास पास रखकर ये देखा कि इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता। विक्षेपण मतलब ये कंपास की सुई यानी जो चुंबकीय सुई है सामान्य अवस्था में किस दिशा में रुकती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। अभी हमने कॉपर की सुई या कॉपर की तार पास में लाए तो कंपास सुई में कोई विक्षेपण नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसमें हमने करंट प्रवाहित किया तो ये जो कंपास सुई है विक्षेपित हो जाती है। और कंपास सुई के विक्षेपित होने का मतलब ये तभी विक्षेपित होती जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, यानी चुंबक के चारों तरफ जैसा क्षेत्र होता वैसा क्षेत्र उत्पन्न होता, तभी ये विक्षेपित होती। लेकिन हम इस चालक में धारा प्रवाहित किए तब भी ये विक्षेपित हो गए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो धारावाही चालक होते हैं, यानी जब आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों तरफ या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। या हम इसको ऐसे शार्ट में लिख लिए थे कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसको चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों भाई? अच्छा, इसमें हमने इसके बाद देखे थे इसके कुछ निष्कर्ष देखे थे बेटा। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? अभी प्रयोगों द्वारा देखा, क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? बोलो बेटा। मान लो अगर चार्ज है वो रुका हुआ है, वो गति नहीं कर रहा, तो बताइए कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। मान लो एक चार्ज है जो नियत वेग से गति कर रहा है, तो बता वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? दोनों होगा। अरे एक चार्ज है जो त्वरण गति से गति कर रहा है, इसका वेग बढ़ता जा रहा है, बता वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होंगी? क्या ये सब चीज़ें हमने कल लिख लिया था? अच्छा ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाले थे चुंबकीय क्षेत्र। याद है? किसी चुंबक अथवा परिनालिका के चारों ओर कवच चार चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बोल सही। अच्छा, क्या परिनालिका के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? ठीक। हाँ, इसके भी यहाँ अगर निकालें तो हम निकल आता है। अभी हमने प्रैक्टिकल यही क्या करा है कि अगर करंट बह रहा है उस टाइम पे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या तुम्हें याद है B बराबर F IL sin थीटा? क्या है यही था सूत्र? क्या हमने 1 मीटर लंबा चालक तार लिए थे, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किए थे, इसके लंबवत किसी बिंदु पर जो लगने वाला बल है इसी बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की। तो हमने डिफिनीशन कुछ ऐसे लिख ली थी कि एकांक लंबाई के चालक तार में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दी जाए तो इस चालक के लंबवत किसी बिंदु पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की। क्या B बराबर F IL sin थीटा? मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। सही लिखा हूँ? क्या इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं? अरे बोले यार। अरे देख, एक और मात्रक होता है गॉस। सही। ये किस पद्धति का है? CG। अच्छा, आगे और अन्य सूत्र भी होते हैं, जैसे फाई बराबर सूत्र मिला करता है B इंटू ए। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो B बराबर क्या लिखा जा सकता है? फाई अपान ए। अब फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। मात्रक वेबर और ए का मात्रक
मीटर स्क्वायर। इसका मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये मात्रक है, ये मात्रक है, ये मात्रक है, ये मात्रक है। अरे है, इसको और लिखा जा सकता है मैक्सवेल। क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि जो मतलब फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है और सीजीएस में क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अरे नहीं समझ में आई बात? तो मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी राशि कौन सी? सदिश सदिश। तो क्या सदिश है तो क्या दिशा भी होनी चाहिए? तो क्या दिशा निकालने के 2 रूल लिखे थे कल। कौन कौन? राइट हैंड प्लाम रूल, क्यों? और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। क्या यही है? अच्छा, क्या रूल नंबर 1 है? राइट हैंड प्लाम रूल 2 मिलते हैं। रूल नंबर 1 जो होता है वो बी की दिशा निकालने के लिए होता है। रूल नंबर जो 2 होता है वो फोर्स की डायरेक्शन, चुंबकीय बल की दिशा को निकालने के लिए होता है। अच्छा, क्या ये दोनों रूल तुम्हें पता है? ये रूल क्या कहता है कि अंगूठा को किस दिशा में रख लो और उंगलियां उधर फैलाओ जिस पर तुम्हें बी की दिशा। तो क्या धक्का देने की दिशा में, हथेली की लंबवत धक्का देने की दिशा में बी की दिशा होती है? क्या हम लोग यहाँ तक कल चर्चा कर लिए थे? अच्छा, क्या तुम्हें बताओगे बेटा? मान लो ऐसे करके करंट जा रहा है, कैसे करके? ऐसे करके करंट जा रहा है, मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूँ, इस पॉइंट पर बता बी की दिशा किधर होगी? करंट ऐसे है, करंट ये करंट की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए। तो बता अंगूठा किधर रखूँ? पता पहले ये लगाऊँ ये लगाऊँ? प्लाम रूल। तो प्लाम रूल में राइट हैंड होना चाहिए पहले बात। राइट हैंड में जो अंगूठा है धारा किधर जा रही है? नीचे की ओर। ऐसे करके उंगलियां ऐसे कर दो। तो क्या ऐसे? अरे बोले यार, ये डायरेक्शन है बल की, है कि नहीं? समझ में आ गया? क्या कल हमने इसके बारे में खूब चर्चा करी थी? अब नहीं करेंगे। ये क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ने क्या बताया गया? ये अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ लो। जैसे मान लो ऐसे करके मैं घुमा दूं, मान लो ऐसे करके करंट घूम रहा है तो उंगलियां कहाँ घुमानी है? धारा की दिशा में। ऐसे करके घुमा दो बेटा। तो इसका मतलब अंगूठा किधर जा रहा है? इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर है? अरे बोल भाई, हाय डाउनवर्ड क्रॉस हो, वही क्रॉस है यार, डाउन। अरे ठीक, ये भी हो गया था। इसके बाद आगे लिखना है, आज यहीं तक हुआ था। हाँ, इसके बाद हम लिखे थे कि बी के मान ज्ञात करने के लिए 2 रूल होते हैं। लिखे थे क्या? बी के मान ज्ञात करने के लिए 2 रूल होते हैं। कौन कौन से? बायो-सेवर्ट का नियम, दूसरा एम्पियर का परपति नियम। और मुझे लगता है कि बायो-सेवर्ट का नियम आज लिखना है क्या? अंगूठे का नियम से लिखना। लिखो फिर, लिखिए राइट हैंड थंब रूल। बड़ा कम लिखे थे कल। हाँ, आज तेज लिखो। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ के अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा बी की दिशा व्यक्त करेगा। तो अंगूठा बी की दिशा व्यक्त करेगा। लिख लिया? हाँ, फिर से एक क्वेश्चन करवा देंगे क्या? चलिए ठीक है, बता रहा भाई। अरे क्या तुम्हें ये डायरेक्शन सबको पता है? क्या है ये हाँ, ये और ये डाउनवर्ड और ये ठीक। मान लो ऐसे करके एक तार मोड़ा गया है, क्या तुम्हें दिख रहा है?
इस पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ करंट ऐसे ऐसे करके बेटा गया है, इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन क्या होगी? इस वलय के केंद्र पर बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा वलय के केंद्र पर। बता यार, दाहिना हाथ मोड़ो, उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो, अंगूठा नीचे जा रहा है क्या? बता, डॉट क्रॉस। अरे आया नहीं आया? चल ठीक, फिर से ऐसे करके मान लो मैं एक छल्ला रख दूं और करंट कुछ ऐसे ऐसे करके जा रहा है। बताइए इसके सेंटर पर डॉट क्रॉस, ये छल्ला ऐसे रखा, ऐसे ऐसे छल्ला रखा, ऐसे। बता इसमें से कौन सा सही है? नॉर्थ पक्का। दाहिने हाथ को ऐसे, दाहिने हाथ की उंगलियों को ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घुमा देना है तो अंगूठा इधर चला गया। अरे नहीं आया, बस यही है, कर लोगे अब? चल ठीक है, क्वेश्चन मुझे बताएं, मामूली सा क्वेश्चन। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला है, करंट ऐसे बह रहा है, इधर के कारण करंट ऐसे बह रहा है, इसके कारण 3 टेस्ला है। इस पॉइंट पर परिणामी टेस्ला कितना है? इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 टेस्ला है। इस तार के कारण, इस वलय के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 टेस्ला है। मेरा क्वेश्चन है कि बी नेट कितना है? बोल दो यार, बोल दो। कहे जुड़ेगा कि घटेगा? तो थोड़ी हाथ हाथ घुमाओ, हाथ पाओ। पहले कौन सा रूल लगाऊं? लाम रूल इस वाली तार के लिए। तो ये यहाँ चाहिए किधर? यानी ये जो था वो ऊपर को था, नहीं है, नहीं है। अब बता इसके लिए कौन सा रूल लगाऊं? थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है? अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ दो। तो क्या ऐसे करके मैं मोड़ूं, अंगूठा जिधर जाए वो बी की दिशा है। तो बता इसके लिए बी किधर है? बताए जुड़ना चाहिए, घटना चाहिए? घटना चाहिए। हाँ, कितना आना चाहिए? बता, इनवर्ड आउटवर्ड, ये कि ये डॉट की क्रॉस। अच्छा, कैसे जान ले? ये LKG का बच्चा भी जानता है। मैं बताऊं, ये समझ गए? अब कोई नहीं कहेगा क्योंकि इंसर्ट हो जाएगी। तू बेटा अभी LKG भी नहीं पास हुआ। मान ले इधर मैं कह रहा हूँ 10 न्यूटन है तुझे, तू इधर है, एक बंदा 3 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं 2 लोग तुझे। बता किधर जाएगा? फील कर, बस वही उत्तर है। आया? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है परिणामी डायरेक्शन उसी की ली जाती है। क्या तुम्हें समझ में आया? क्योंकि परिणामी रूप से रिएक्शन उधर ही होगी। चलिए ठीक, आगे हेडिंग डालें। हेडिंग डालो बेटा। बी के मान ज्ञात करने की विधियां। हेडिंग डालो, बी के मान, बी का मान ज्ञात करने के नियम लिखो यार। विधियां उदियां क्या होता है? नियम। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब भी मैं पूछूं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले, तो इन्हीं 2 नियम में से किसी एक नियम को लगाना है। अरे बोल यार, इसके 2 नियम होते हैं। एक को हम बोला करते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्या बोलते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। वैसे कहीं पर आपका लिखा होगा
लिखा है क्या? ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो। ये जो सूत्र था डेल बी बराबर μ0/4πI डेल एल साइन थीटा अपन r², जो अभी मैं लिखवाऊंगा, ऐसे मिला करता है। और जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, बंद पृष्ठ से या बंद लूप कहें, पृष्ठ अच्छा नहीं है, बंद लूप से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उसमें घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। क्या ऐसा कुछ सुना लग रहा है? क्या गास की प्रमेय कुछ ऐसे ही थी? क्या किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स था, उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना था? यहाँ पर हम लोगों वहाँ पर आवेश गिरे थे, यहाँ पर धारा गिरी है। वहाँ पर हमने बंद पृष्ठ लिया था, यहाँ बंद लूप लिया। वहाँ पर हमने क्षेत्रफल, मैं लिख दूँ नहीं, फिर तुम यहाँ वहाँ करते रहो ना बेटा। वहाँ क्या लिखे थे? ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन गुणे 1/ε0। ये गास की प्रमेय, ये इसके तुल्य होता है। वो थोड़ी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे। वहाँ पर हमने क्षेत्रफल लिया था, तो यहाँ लूप लिया है। यहाँ पर हम लोग, वहाँ पर हम आवेश लेते थे, तो यहाँ धारा लिए। यहाँ पर वो नियतांक था कौन? निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता। अरे है, ये और ये रूल एक जैसे ही होते हैं, इसलिए हम लोग, अगर वो लगाना आया था तो ये और अच्छे से आ जाएगा। चलिए ठीक, एक फिर से इधर बायो-सेवर्ट के नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम, ये दो नियम लगाकर बी के मान निकालेंगे। जब भी बी के मान पूछा जाए, लिखना है किसी को? लिखो, नहीं तो हेडिंग डाल लो। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, पहली हेडिंग बायो-सेवर्ट का नियम। देख इधर, ये पूरी कहानी है, समझना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बायो-दादा सेवर्ट का नियम। इन्होंने बी की दिशा, वो बी का मान ज्ञात करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करे और 4 तथ्य दिए। इन्हें बायो-सेवर्ट के नियम कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब किसी धारावाही चालक तार में या किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान वैल्यू है जो, वो 4 बातों पर, इन्हीं चारों जो बातें हैं या जो ये 4 निष्कर्ष है या जो 4 तथ्य हैं, इन्हीं को हम बायो-सेवर्ट के नियम कहते हैं। बोलना कुछ इस तरह से है, आपको कैसे कभी कभी लिखने को मिल जाता है। मतलब पहले तो मुझे बताओ, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर हो? डॉट क्रॉस रख लो, नहीं फिर मैं रखूँगा। हाँ, किधर रखूँ? ऐसे कुछ तो ऐसे सेट कर रहे होंगे। मैंने कहा ये बिंदु तुम्हें दिखना चाहिए, करंट दिखना, करंट ऐसे दिख रहा, बिंदु ऐसे दिख रहा, नीचे गया क्रॉस डॉट। अरे बता, अगर मैं यहाँ पूछता फिर सोच जल्दी, क्या फिर ऐसे होता? डॉट, सही लिख रहा हूँ? हाँ, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? हाँ होगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो 4 बातों पर निर्भर करता है। तो बायो-सेवर्ट के नियम में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निम्न 4 बातों पर, इन्हें हम बायो-सेवर्ट के, अरे आया, वो बातें कौन सी हैं वो मैं इधर लिख रहा हूँ। पहला, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। अरे ठीक। दूसरा नंबर है, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो चालक खंड, इसकी कुछ लंबाई ले ली जाए, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात उन्होंने करा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु तथा बिंदु ये है, चालक ये है, इनके बीच बने कोण की ज्या के ज्या के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सही। चौथी बात, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया? लिखो 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने, बायो सेवर्ट दो अलग अलग हैं, बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखा 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए निम्न चार तथ्य दिए। इन्हें बायो सेवर्ट के नियम कहते हैं। हाँ, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, आपको केवल चित्र बना के उतार लेना है बस। पहला क्या था भाई? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। बोल सही। तीसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही। लिखो, चित्र बना के लिख लो यार। ये मान लो परीक्षा में आ जाए तो क्या ये लिख पाओगे? जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिखना, अर्थात करके ये कहाँ से लाया गया? प्रयोगों द्वारा। किसने करा? बायो सेवर्ट, जो अपने नियम बताए। लिख लिया बेटे? हाँ बेटा, जब इन चारों को एक साथ रखा गया तो लिखा गया, यह करके हम लोग लिख सकते हैं डेल बी। समानुपाती को हम लोगों ने बराबर में तोड़ा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू थी इसका मान μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये पूरा लिख लेना है। ये है बायो सेवर्ट का नियम। चार निष्कर्ष पहले अलग अलग दिए, उन्हें जोड़ दिए, कांस्टेंट वैल्यू लगाया μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट का नियम लिखने को आ जाए तो यहाँ तक पूरा लिखना था, जहाँ तक लिखा है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ μ0 क्या है भाई? निर्वात की चुंबकशीलता है, वह μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻⁷। क्यों भाई? 10⁻⁻⁷। μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻⁷। मात्रक थोड़ी बताओ मुझे, बी का मात्रक क्या है? टेस्ला। तो टेस्ला ये तिर्य गुणा में यहाँ पहुँचता, मीटर स्क्वायर बटे
एम्पियर मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया, कुल मिला के टेस्ला मीटर बटे एम्पियर। लिख लो बेटा यहाँ तक। हाँ हाँ बेटा इधर इसका सदिश निरूपण, हेडिंग डालें सदिश निरूपण। बातचीत नहीं बच्चों, सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण का मतलब समझते हो बेटा, जो सदिश राशि है उनके ऊपर वेक्टर लगा दिए जाए, मतलब कुल मिला के तीर लगा दिए जाए। वेक्टर क्या लगा दिए? अच्छा फिर से मुझे पता है, अभी आपका सूत्र आया था डेल बी बराबर μ0/4 बातचीत नहीं मालिक लोगों, आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अरे बोल यार, अगर ये डेल लगाएं तो ये भी डेल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बता, जिनके साथ साइन का गुणा होता है वो डॉट गुणन होते हैं कि क्रॉस गुणन? डॉट गुणन के साथ क्या होता है? क्रॉस होता है ना। और क्रॉस गुणन कब होता है? जब कम से कम दो सदिशों के बीच क्रॉस चिन्ह लगाओगे। अरे लगाओगे। अब देख, हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि की अदिश राशि, इसका मतलब ये तो सदिश है, मैं वेक्टर लगा दूँ μ0/4 की कोई बात ही नहीं करना यार। अरे आई विद्युत धारा सदिश अदिश अदिश धारा कौन सी राशि कहीं लिखे थे क्या? इसके पहले वाला चैप्टर पहली हेडिंग लिखे थे। आओ अब बचा कौन? डेल एल। लेकिन अभी मैंने कहा साइन है, अगर साइन है तो कम से कम दो सदिश आनी चाहिए। अब हमारे पास दो वैल्यू बची भी यहाँ भाई, साइन तो क्रॉस के साथ चला जाएगा ना। एक आपके साथ यल बचा है और एक आर बचा है, इसका मतलब आर भी सदिश है और यल भी सदिश है। यानी चालक खंड की जो लंबाई है, रियल में चालक खंड की लंबाई की जगह वो विस्थापन था। क्यों भाई? और चालक, और हमने लिखा था ऐसे करके, चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी जो लिखे थे वो दूरी नहीं, रियल में विस्थापन थी। अरे बोल यार, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ये डेल एल है अपान आर स्क्वायर है, एक मैं आर का गुणा और करूँ और एक आर का गुणा इधर भी करूँ तो क्या आर क्यूब बना? क्या इन दोनों का क्रॉस गुणन करते और वेक्टर लगा दूँ। अब ढंग से देख, वही आ जाता। तोड़ के दिखाऊं, वही उत्तर आएगा। बता मैं क्या लिखूँ उसको? डी एल, या ए तुम्हें पता ना, ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर बराबर क्या लिखा करते? ए बी साइन थीटा। तो मैं लिखता है इसकी जगह डेल एल आर साइन थीटा अपान आर क्यूब। अरे आ जाता वही। इसका मतलब ये इसका सदिश निरूपण है। छापे कैसे है आप समझ गए? सदिश निरूपण डेल बी का वेक्टर बराबर, क्वेश्चन है क्या कोई? क्रॉस गुणन मान लो, मैं ऐसे करके कहीं लिख दूं, ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर बराबर सी का वेक्टर। ऐसे यहाँ लिखा है डेल एल का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर बराबर बी का वेक्टर। यही तो है एक तरह से देखा जाए, ये वेक्टर, बाकी हम कांस्टेंट मान के रखे हैं। क्या मैं ऐसा कुछ समझ सकता हूँ? मतलब इनकी जो डायरेक्शन है, क्या इससे और इसके, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है इन दो पर डिपेंड करेगी? नहीं आ रहा, बाकी तो सब अधिक रखी ना। अब क्या ये वाले गुणन या इन वाले गुणन से दिशा निकालना सीखे थे? इसमें क्या किया करते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है कि जो पहला सदिश है उस पर उंगली रखते हैं और दूसरे सदिश की ओर मोड़ते हैं, तो अंगूठा जिधर जाए वो इसके परिणामी सदिश के दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं अभी से बता दूं। तो मैं उंगली कहाँ रखूँगा बेटा? डेल एल में। मोड़ूंगा किधर? आर की ओर। तो जिधर अंगूठा आएगा उधर बी की दिशा होगी। एक रूल ये भी होता है, इसे भी राइट हैंड थंब रूल ही कहते हैं।
अब देख थोड़ी थोड़ी सी बात करो बेटे, ठीक। मान लो ऐसे, कैसे, हाँ थोड़ी कठिन करे ना, ऐसे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे, अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे यहां से लेके यहां तक डेल एल है, ये आर है, इस पॉइंट पर बी किधर होगा, जो भी बताएगा मतलब मैं समझ गया उसे आ रहा है थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट, ए की तरफ, बी की तरफ, सी की तरफ, डी की तरफ, यप की तरफ, और ऑप्शन दूं? हाँ चल ठीक। उंगली तुझे कहाँ रखनी है, डेल एल पर, ऐसे करके मान लो एक छल्ला है ऐसे, ये छल्ला ऐसे आ रखा, ये पूरा छल्ला नहीं दिख रहा, ये इधर वाला भाग बस देखो यार, ये छल्ला, अरे है, ठीक है। इस छल्ले का एक छोटा सा भाग जो मैंने काटा है, उस भाग को मैं क्या कह रहा हूँ, डेल एल। तो ये डेल एल पे उंगली रख लेना, तो क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ, उंगली किधर मोड़ना है, आर की ओर, आर किधर है, ऐसे, आर किधर है, ऐसे, तो मैं उंगली मोड़ा ऐसे रखकर, ऐसे रखकर उंगली मोड़ा ऐसे, थोड़ी तिरछा, बात समझ रहे ना, ऐसे नहीं मोड़ रहा हूँ, ऐसे मोड़ रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, अगर ये लाइन में ऐसे खींचा होता फिर पूछा होता, दोनों लाइनों में अंतर है, तो आप ऐसे उंगली रखकर और सीधा सीधा ऐसे मोड़े होते तो इधर आया होता, नहीं आया। या पहले तो मुझे यार ये बताओ, तुम इस पॉइंट पर कहाँ निकालोगे, सब लल्लू है बैठे, इस पॉइंट पर किधर है, ये बोल दो यार, बोल दो, नहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाए किस दिन यार, मास्टर मारने में लगे हो, किधर है, ये सबको फील आई है, अरे आया नहीं है। अब यार तू कुछ ना कर, पूरा दिमाग न लगा, थोड़ी क्या कहते हो उसे, तुक्का लगा, ये था। अब इसको मोड़ दे धीरे धीरे, ऐसे चला जाएगा, बस बात खत्म। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर पूछता तो उसकी डायरेक्शन इधर होती। आया समझ में कि नहीं है, आया नहीं है, तो चलो ठीक है, कल समझाएंगे, उसमें क्या, कुछ और लिखते हैं भाई, ऐसे कुछ चीज़ बना के लाऊंगा फिर समझाऊंगा, फिर ना आएगा तो वही चलाक मारूंगा, समझ नहीं आ जाएगा। नहीं अरे भाई, आज बेलन है, बेलन समझ में तो आ जानी चाहिए यार, ये वाली बात ना ही हो तो बता। यहाँ छोटा सा भाग है, यहाँ छोटा सा यार एक भाग है, ये यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ डेल एल पे उंगली रख ले, और यहाँ इधर ये आर है, पूरा ये पूरा आर है, ऐसे रख ले यार, ये पेन आर है, ये छोटा सा भाग डेल एल है, डेल एल पे उंगली रख ले, और ये उंगलियां आर की तरफ मोड़, तो आर ये है यार, तो ये आर इधर है, तो ये उंगली इधर ना मोड़ के मैं इधर मोड़ूंगा, तो ऐसे मोड़ूंगा तो अंगूठा ऊपर चले जाए, तो ये ऊपर गया है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, अरे थी। फिर मैं कह रहा हूँ अगर तुझे यहाँ पूछ रहा है बेटा, यहाँ पर, तो आप सोच कि यहाँ पर जब था तो ऐसे था, ऐसे, ये ऐसे, और मैं कह रहा हूँ इसको मोड़ दे यार ऐसे, तो हाथ कहाँ गया, खत्म, नहीं आया अभी भी। कुछ सोच रहे हैं, होता तो है यार, मास्टर सही कह रहा है, होता ही है यार, ऐसे ऐसी चीज़ें बना के मैं कर ले आऊँगा, फिर समझा दूँगा, समझा नहीं पड़ता है। चलिए ठीक, तो कुल मिला के आपको और समझ में आया कि बायो सेवर्ट का सदिश निरूपण, डेल बी का वेक्टर बराबर कितना, μ0 अपान आई डी एल का वेक्टर इंटू आर का वेक्टर अपान आर क्यूब, क्या सही, अरे ठीक भाई, आगे लिखो, आगे लिखो, निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 हेडिंग डालो, निर्वात की चुंबकशीलता, हेडिंग डालो, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। इधर छोटी छोटी सी बात समझे मेरी, आधा देख इधर, छोटा सा केस, एक मैंने चुंबक लिया, क्या लिया बेटा, एक मैंने ऐसे करके लोहा इस पे टच करा दिया, क्या ये लोहा
एक चुम्बक बन गया। अब आप क्या करो, एक लोहे की कील लाइए, इसको टच करा दिए, जुड़ी रहती ना। अरे लोहे पर चुम्बक पर चिपकती है लोहे की वस्तुएं। मैंने क्या करा, एक चुम्बक को इससे टच कराया और लोहे की कील इसमें टच करा दिया तो चिपके रहेगी। चुम्बक हटा दो तो ये भी गिर जाएगी। इसका मतलब इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। बोल सही। अब मुझे बता, 1 मिनट, छोटा सा क्वेश्चन। मान लिए कौन सा ध्रुव? उत्तरी। एक मैं लोहे की छड़ लाऊं, बता अगर इसको मैं इसके पास लाऊं तो आकर्षण होगा प्रतिकर्षण? ये लोहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण। अरे यार ये सिरे को इसके समीप लाए, आकर्षण प्रतिकर्षण। क्या तुम्हें पता है कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कि आकर्षित करते हैं? अगर नॉर्थ है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और साउथ है तो एक दूसरे को। वैसे ही था जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेम आवेश है, सेम प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। अपोजिट है तो ऐसे ही सेम ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करते हैं, अपोजिट ध्रुव है तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो जब ये सिरा लाता हूँ तो आकर्षण होता है। क्वेश्चन है, जब लोहे का ये सिरा इसके समीप लाता हूँ तो आकर्षण होता है, तो बता दूसरा सिरा लाऊं तो क्या होगा? आकर्षण प्रतिकर्षण? आकर्षण ही होगा, ध्रुव थोड़ी बदलाऊं। इसमें ध्रुव है क्या? कुछ लोगों को प्रतिकर्षण आ रहा था, इसमें ध्रुव है क्या? ये तो, अरे समझ में आया? अच्छा ठीक, फिर से दूसरा क्वेश्चन। मान लो मैं इसको ऐसे करके टच कराऊं, ये आकर्षण होता है, ये बात सही है? अरे है कि नहीं? तो बताइए ध्रुव कैसा बना रहा होगा? नॉर्थ साउथ? नॉर्थ तो भाई एक चुम्बक बन रहा है कि नहीं? यानी इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जा रहा है इस क्षण में। अब इसके बीच हमने ये भी पढ़ा कि आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण कब होता है? जब अपोजिट ध्रुव हो। और अगर आकर्षण है, इसका मतलब क्या हम समझें कि अगर ये चुम्बक का उत्तरी ध्रुव है तो ये दक्षिणी ध्रुव बनता। बहुत सही गलत? लेकिन जैसे हम दूसरा सिरा लाते हैं तो फिर वो भी साउथ ही बनेगा, क्योंकि इसका फिक्स ध्रुव नहीं है, वो प्रेरण के कारण उतनी तत्काल क्रिएट हो जा रहा है, इसलिए चाहे जो भी सिरा लाया जाए आकर्षण ही होगा। लेकिन अगर ऐसे ही ये टच रहे तो क्या, अगर ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बनेगा तो क्या इस टाइम पर क्या ये कौन सा ध्रुव है? अगर बता, अगर मैं यहाँ पर एक साउथ रख दूँ तो क्या ये नॉर्थ, ये भी आकर्षण होता? अच्छा बता, वैद्युत बल्लेखाएं किधर से किधर चलती हैं? उत्तरी से। अरे यार देखता जा, तुझे डिफिनीशन इतनी बेहतरीन समझ में आएगी, तुझे लगेगा कि नहीं मास्टर जबरदस्त है। बता बल्लेखाएं किधर से किधर? नॉर्थ से। अरे सही बोल रहा हूँ। बता इसके अंदर किधर से किधर? थोड़ी बोल। साउथ से नॉर्थ ही भाई, बदलेंगी थोड़ी। नॉर्थ से साउथ ही तो चलती है यार। बल्लेखाएं किधर से किधर? तो क्या ये बल्लेखाएं इधर से इधर? अरे ये जो ये है रखा, तो इसके कारण जो बल्लेखाएं होंगी इधर से इधर चलेंगी यार, ऐसे करके। गलत लिख रहा हूँ क्या? बल्लेखाएं किधर से किधर चलती है? तो यार इसका नॉर्थ इधर साउथ इसका है, तो क्या अपोजिट चलेंगी? तो मान ली जो बल्लेखाएं इधर चल रही तो ये बल्लेखाएं चलेगी, क्या विरोध करेंगी? विरोध की इसी माप को चुंबकशीलता कहते हैं। बात बताओ, नहीं है? अरे आया, यानी जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबकत्व का, और जब ये चुंबकत्व का गुण होता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। विरोध की इसी माप को चुंबकशीलता कहते हैं। नहीं आया? डालो हेडिंग, चुंबकशीलता। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है।
जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, विरोध की इसी माप को चुंबकशीलता कहते हैं। विरोध की इसी माप को चुंबकशीलता कहते हैं। विरोध की इसी माप को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहते हैं। हाँ, निर्वात की चुंबकशीलता का सूत्र बना सकते हो क्या? डेल बी बराबर सूत्र कितना मिला था? μ0/4 बोल भाई, आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर से। इस सूत्र से बताइए बेटा म्यू नॉट बराबर कितना लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है 4 पाई डेल बी आर स्क्वायर बटे आई डेल एल साइन थीटा। बोल सही, ये सूत्र होता है, लिख लो सूत्र। हाँ, मात्रक बीमा सब पहलू सब निकाल के दिखाओ। मात्रक निकाल के दिखाओ या पहले बीमा निकाल लीजिए। बीमा डायमेंशन 4 पाई की बीमा, बोलो बोलो, कुछ नहीं। बी की बीमा, बी की बीमा करना बताओ, मैं यहाँ निकाले दे रहा हूँ। यह पान आई एल साइन थीटा, साइन थीटा कोई बीमा नहीं होती। यब की बीमा होती है यम एल टी -2, आई की होती है एल की होती है एल से एल निपट गया। तो बी की बीमा क्या होती है? यम टी -2 ए -1, इसकी बीमा हमने रखा। आर की बीमा एल स्क्वायर, अरे अपान आई की बीमा ए फिर से एल साइन थीटा, कुछ नहीं। क्या एक एल से एल काट दूँ? पता क्या लिखा है? यम एल टी -2 ए -2, नहीं आया? हो, मात्रक यार एक मुझे और बात बताओ, बल की बीमा कितनी होती? यम एल टी माइनस, ऐसा यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? मतलब ये बल लिखा है, मतलब ये समझ गया कि यार न्यूटन है यहाँ लिखा है, बटे मीटर स्क्वायर लिखा है। यार ये मीटर नहीं था, एम्पियर था, बटे एम्पियर स्क्वायर। ऐसा भी एक मात्रक हो सकता है। नहीं है, नहीं है, आया। एक मात्रक हो सकता है किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से यम मतलब मास मतलब केजी, यल मतलब लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर मात्रक, टी मतलब टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड, ए मतलब एम्पियर मतलब विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर। और मात्रक भी लिखो, और मात्रक लिख लिए जाए क्या? एक मात्रक क्या हो सकता है? टेस्ला, गलत न बोलना, टेस्ला मीटर बटे, पक्का निकाल के दिखाए, समझ में आ गया? ना आया हो तो देख, बी बराबर सूत्र क्या था? अरे डेल म्यू बराबर कितना था? 4 पाई डेल बी आर स्क्वायर बटे आई डेल एल साइन थीटा। इसका मात्रक टेस्ला, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक मीटर। एक मीटर से मीटर काट दो तो टेस्ला मीटर बटे एम्पियर निकल आया। और कोई मात्रक? एक और होता है, हाँ ठीक है, वो एक ही बात। हाँ, आगे हेडिंग म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो में संबंध।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। यार इसकी वैल्यू पता है? वैल्यू नहीं पता तो लिखो ना, तुम्हें कुछ पता। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मात्रा क्या होता है? हाँ, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अरे इनमें से कोई एक मात्रा का रख दो यार, अभी 2-3 निकाले थे। और क्या लिखा है? राशि, नेतांक पद है, अदिश, दिशा की कोई जो केवल परिमाण है, मतलब हम राशि लिख सकते हैं अदिश। हाँ चलिए ठीक, आगे लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध। बहुत सरल सी बात है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता। अब देख इधर गौस देखे, 2 लाइन का है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा देखें। और क्या है? 1/4 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। ऐसा ही लिखा, गलत मात्रा का। अच्छा बताओ, यह बराबर होता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बराबर चाहिए तो 3 गुणा कर ले, R स्क्वायर बटे में Q1 Q2। अब हम मात्रक बता देख देख के, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? अच्छा ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यार क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई है, अभी लिखे थे। म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 की घात -7। सही। इसका मात्रा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अरे सही लिख रहा हूँ। अब बता क्या करूँ? ठीक है, जो इच्छा तेरी। तू बेटा कहो मैं गुणा भी करूँ। समीकरण फर्स्ट भागे समीकरण सेकेंड, ठीक है। अच्छा बता, सोच यार, इधर पे ऐसे ऐसे करके भागा यार, मैं दोबारा लाइन लिखना नहीं चाहता। तो यार ये तो ऊपर एक कुल मिला के इससे इसको काट दूँ, इसका इससे गुणा हो गया 1 बटे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बचा होता। गौर से देख, आया? बताइए कितना बचा होता? 9 गुणे 10 की घाते 9 बटे 10 की घाते -7। मात्रा को मात्रा काटो यार, न्यूटन से न्यूटन निपटा होता, ये बार बार ये गुणा हुआ होता, ये इससे गुणा हुआ होता, यानी एम्पियर ऊपर पहुंचा होता, एम्पियर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर साथ में मिल गया होता बटे कूलॉम स्क्वायर। और कुछ है क्या? नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए 1 बटे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये ऊपर ले जाओ तो ये लिखा है 9 गुणे 10 की घाते 9 और 7 16। इधर एक चीज़ और समझ, क्या तुम लोगों ने पढ़ा है जीवन में I बराबर Q अपान T होता है? I बराबर Q अपान T होता है, बोल सही। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम्पियर बराबर कूलॉम बटे सेकेंड होता है। एम्पियर बराबर कूलॉम बटे सेकेंड होता है, यानी जहाँ एम्पियर लिखा है मैं क्या लिख सकता हूँ? कूलॉम बटे सेकेंड लिख सकता हूँ, या एम्पियर स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कूलॉम स्क्वायर बटे, तो ये इसलिए आगे लिखे ले रहा हूँ, कूलॉम स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा यार? इसकी जगह ये लिखा है, बाकी तो उसी तरह कूलॉम से कूलॉम निपटे, और मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। एक लाइन और बचा, म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर, इसको लिखा जा सकता है 3 गुणे 10 घाते 8, 3 गुणे, और ये लिखा है मीटर बटे सेकेंड का होल स्क्वायर। देख यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर मैंने बना लिया है। क्या मैंने सही लिखा है? मीटर पर सेकेंड किसका मात्रा का? बेग का। और ये वैल्यू किसकी है? प्रकाश की चाल का। अरे है,
इसका मतलब इस पूरे को, ये अंडर रूल को इधर भेज दूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ C बराबर 1/√μ0 × ε0। खत्म, संबंध है। आया कि नहीं आया? छापे बिना कुछ सोचे समझे। हाँ बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल। थैंक यू बच्चों।